नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, बिग डेटा, आईओटी और मशीन लर्निंग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज करने वाले हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। यूपी लेखपाल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। अगर आपको लेखपाल की क्लासेस के वीडियोस चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप यूट्यूब पीडीएफ लिखकर भेज देंगे तो आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लेखपाल के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक अभी व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके ई बुक पीडीएफ नोट्स टाइप कर देंगे तो आपको किस प्रकार से हमारी अच्छी क्वालिटी की ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक नोट्स का जो डेमो है उसका वीडियो लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, आईओटी। प्रश्न आपका है यूपिटर प्लस सी 2025 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जहां मॉडल लेबल किए गए डेटा से सीखता है? पर्यवेक्षित लर्निंग यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, नो लर्निंग, री लर्निंग या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो क्या दिया है यहाँ पर? जहां मॉडल लेबल किए गए डेटा से सीखता है, तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग की वह तकनीकी है जिससे में मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए पहले से ही लेबल किए गए डेटा का उपयोग किया जाता है। इसमें कंप्यूटर को यह बताया जाता है कि इनपुट क्या है और उसका सही आउटपुट क्या होना चाहिए। इस प्रकार के दौरान मॉडल डेटा के पैटर्न को समझता है ताकि भविष्य में अनजान डेटा के लिए वह सही उत्तर दे सके। इसके सबसे सामान्य उदाहरणों में वर्गीकरण है और प्रतिगमन है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग में टोकनाइजेशन से क्या तात्पर्य है? इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, व्हाट डज टोकनाइजेशन रिफर टू? प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करना। टोकनाइजेशन प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूलभूत कदम है। इसका उद्देश्य जो है वो किसी बड़े टेक्स्ट या वाक्य को छोटे छोटे और अर्थपूर्ण टुकड़ों में बांटना होता है। इन छोटे टुकड़ों को टोकन कहा जाता है, जो कोई शब्द, वाक्यांश या फिर कोई अन्य सार्थक तत्व हो सकता है। यह प्रक्रिया मशीन को टेक्स्ट समझने और उसको विश्लेषण करने में मदद करती है, क्योंकि मशीन सीधे पैराग्राफ को नहीं समझ सकती। अगला प्रश्न है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटर में की गई? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नन ऑफ द अबव। आर्टिफिशियल यानी कि एआई की मुख्य रूप से शुरुआत पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुई थी। दिए गए विकल्पों में पांचवी का उल्लेख नहीं है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर आधारित हैं। इन कंप्यूटरों का लक्ष्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करना है जो मनुष्यों की तरह सोच सकें और अपने अनुभव से खुद सीख सकें। अगला प्रश्न है आपका कि स्मार्ट शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने में एआई किस प्रकार का योगदान दे सकता है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा बेहतर भीड़ के प्रबंधन के माध्यम से, यातायात को नियंत्रित करके और सुरक्षा को बढ़ाकर। स्मार्ट शहरों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का सबसे बड़ा उपयोग लोगों के जीवन को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए किया जाता है। एआई आधारित कैमरे और सेंसर वास्तविक समय और ट्रैफिक की निगरानी करते हैं, जिससे जाम की समस्या कम होती है और भीड़ प्रबंधन बेहतर होता है। सुरक्षा की दृष्टि से एआई सिस्टम संदिग्ध गतिविधियों की त्वरित पहचान कर सकते हैं, जिससे अपराधों को रोकने में मदद मिलती है। आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड का रास्ता दिलाने में भी एआई का रियल टाइम डेटा विश्लेषण बहुत उपयोगी साबित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि आत्म प्रभावकारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। इसमें किसी की अपनी क्षमताओं पर विश्वास और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शामिल होता है, यानी कि सेल्फ इफिशियंस है आदमी, पर्सन या कंप्यूटर।
आत्म प्रभावकारिता सेल्फ इफिशिएंसी एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसमें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा ने प्रस्तुत किया था। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति को अपनी स्वयं की क्षमताओं और कौशल पर कितना गहरा विश्वास है। यह अवधारणा व्यक्ति के कठिन परिस्थितियों में लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। जिन लोगों में आत्म प्रभावकारिता अधिक होती है वे चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। लेकिन भारत में क्या समस्या है, यहाँ लोग खुद को विक्टिमाइज करते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ उसने ये किया, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा क्यों। तो खुद को विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। इससे आपका जो दिमाग है उसकी ट्रेनिंग बहुत खराब हो जाती है। सदैव स्वयं को मजबूत रखो, दिमाग को ट्रेन करो, चाहे कितना भी गलत आपके साथ, लेकिन दिमाग मजबूत रहे क्योंकि वक्त बदलता है। वक्त बदलेगा आपका भी। अगर आप दिमाग लगातार मजबूत करेंगे, अपने आप को चूहा नहीं बनाएंगे, तो शेर आप स्वयं बन जाएंगे। शेर आपको खुद को बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको कोशिश करनी है कि आपका दिमाग चूहा बनकर ना रह जाए। अगला प्रश्न है आपका कि अभिकथन ए भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एआई को अपना रहा है और डॉक्टरों की जगह एआई सक्षम मशीनें अपना रहा है। रीजन यहाँ पर दिया गया है कि नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, एमआरआई स्कैन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर सकता है। इंग्लिश में अगर पढ़ें तो इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर इज अडॉप्टिंग एआई एंड रिप्लेसिंग डॉक्टर्स विद एआई इनेबल्ड मशीन। ये आपका का जो अभिकथन है और कारण दिया गया है कि एआई कैन एनालाइज लार्ज डाटा सेट्स सच एज एक्सरेज, एमआरआई स्कैन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स टू इम्प्रूव क्लिनिकल आउटकम। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपसे पूछा है और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ 2025 का है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन। अभिकथन गलत है लेकिन कारण आर सही है। अभिकथन ए पूरी तरह से गलत है क्योंकि एआई भारत के स्वास्थ्य क्षेत्रों में डॉक्टरों की जगह नहीं ले रहा, बल्कि है केवल उनके काम में सहायता कर रहा है। क्या एआई एक सहायक के रूप में काम करेगा। मशीनें डॉक्टरों के अनुभव और मानवीय सहानुभूति का विकल्प कभी नहीं बन सकती। कारण बिल्कुल सही है क्योंकि एआई में बड़े डेटा सेट का बहुत तेजी से और सटीकता से विश्लेषण करने का जो क्षमता होती है। एआई की इस विश्लेषण क्षमता के कारण बीमारियों की पहचान जल्दी होती है और इससे नैदानिक परिणामों में काफी सुधार देखने को मिला है। अगला प्रश्न है आपका कि कथन है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग कर सकती है। यह भी प्रश्न बीपीओ 2025 में पूछा गया था और कारण दिया गया है कि एआई रिलेवेंट कंटेंट को प्रेडिक्ट करने और प्रमोट करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है। यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो है डी। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण सही व्याख्या भी करते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आजकल सभी प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स उपयोगकर्ता की फीड को दिलचस्प बनाने के लिए एआई का उपयोग करती हैं। अतः अभिकथन आपका सही है। एआई एल्गोरिथ्म उपयोगकर्ता के पिछले व्यवहार, लाइक, शेयर और सर्च हिस्ट्री का गहराई से विश्लेषण करता है। इसी विश्लेषण के आधार पर एआई ये अनुमान लगाता है कि उपयोगकर्ता को कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा पसंद आएगा और उसी कंटेंट को उपयोगकर्ता की फीड में प्रमोट करता है। अगला प्रश्न है आपका कि एआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यह भी बीपीओ 2025 में पूछा गया प्रश्न है। कथन एक है कि एआई का उपयोग वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। दूसरा कथन है कि एआई सिस्टम और डीप लर्निंग समानार्थी हैं। तीसरा है कि एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों को निजीकृत करने में मदद कर सकता है। तो क्या ये सही है? तो ये आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। डीप लर्निंग कथन जो दो है वो असत्य है। क्यों है कि एआई और डीप लर्निंग पूरी तरह से समानार्थी नहीं है। एआई एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है जबकि डीप लर्निंग उस एआई का केवल एक छोटा सा हिस्सा या सबसेट है या उपसमूह है। ठीक, वित्तीय संस्थानों की धोखाधड़ी पकड़ने में तो एआई काम करेगी ही और जो अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स कंपनियां एआई की मदद से ही आपकी पसंद के आधार पर उत्पादों की सिफारिश करती हैं, जिससे शॉपिंग अनुभव जो है आपका वो पर्सनलाइज हो जाता है, निजीकृत हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को
क्या कहा जाता है? रिक्त स्थान दिया गया है। ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम 2025 का प्रश्न है और उन्हें कहा जाता है ह्यूमनाइट्स। क्या कहा जाता है? ह्यूमनाइट्स। ह्यूमनाइड्स वे विशेष प्रकार के रोबोट होते हैं जिनकी शारीरिक बनावट और ढांचा मनुष्यों के शरीर जैसा दिखाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इनमें आमतौर पर सिर, धड़, दो हाथ और दो पैर होते हैं जो मानव शरीर की नकल करते हैं। ह्यूमनाइड रोबोट का सफल नियंत्रण करना काफी जटिल कार्य है क्योंकि इसे इंसानों की तरह गतिशील रूप से संचालित रहना पड़ता है। सोफिया और एटलस विश्व प्रसिद्ध ह्यूमनाइड्स रोबोट के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं और भारत अपना ह्यूमनाइड्स रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न है आपका कि एआई एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 में पूछा गया है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, पर्ल। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के विकास और एप्लीकेशंस में पर्ल भाषा का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता। यह मुख्य रूप से स्क्रिप्टिंग और टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए अपनाई जाती है। पाइथन वर्तमान में एआई और मशीन लर्निंग के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा है क्योंकि इसकी जो लाइब्रेरी है वो बहुत समृद्ध है। लिस्प यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग और प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक पारंपरिक रूप से एआई शोध और विकास के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी और सशक्त भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा के 3V में से एक नहीं है? यूपी ट्रिपल एससी ड्राफ्ट्समैन 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विजिबिलिटी। बिग डेटा को मुख्य रूप से इसके 3V के माध्यम से परिभाषित किया जाता है जो इसकी जटिलता को दर्शाते हैं। पहला V है वॉल्यूम यानी कि डेटा की विशाल मात्रा। दूसरा है वेलोसिटी यानी कि वेग, जिसका अर्थ है कि वह तीव्र गति जिससे डेटा उत्पन्न और प्रोसेस हो रहा है। और तीसरा है वैरायटी यानी कि विविधता, जो बताता है कि डेटा कई अलग अलग रूपों जैसे टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो में आ रहा है। और है विजिबिलिटी, बिग डेटा के 3V की मूल परिभाषा में शामिल नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि बिग डेटा प्रोसेसिंग में रिक्त स्थान डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता को संदर्भित करता है। इन बिग डेटा प्रोसेसिंग रिक्त स्थान है यानी कि ब्लैंक स्पेस refers to the capability to handle sudden increases in data volume or user demand। यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी वह क्षमता है जो किसी आईटी सिस्टम को बढ़ते हुए कार्यभार को बिना धीमा हुए संभालने की अनुमति देता है। बिग डेटा प्रोसेसिंग में जब अचानक डेटा का आकार यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाता है या यूजर्स की संख्या बढ़ जाती है तो स्केलेबिलिटी ही सिस्टम को क्रैश होने से बचाती है। स्केलेबल सिस्टम में आवश्यकता पड़ने पर आसानी से अधिक संसाधन जैसे सर्वर, स्टोरेज या कंप्यूटिंग पावर जोड़े जा सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उच्च मांग के समय भी सिस्टम का प्रदर्शन उत्कृष्ट बना रहे। अगला प्रश्न है आपका कि वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े डेटा सेट को संग्रहित और संसाधित करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? यूपी ट्रिपल एससी मंडी सचिव 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अपाचे हडूप। अपाचे हडूप बिग डेटा की दुनिया का सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। यह सबसे बहुत बड़े पैमाने से डेटा को वितरित वातावरण में कई कंप्यूटरों के क्लस्टर पर स्टोर और प्रोसेस करने की सुविधा देता है। हडूप मुख्य रूप से दो बड़े घटकों पर काम करता है, एक है एसडीएफएस यानी कि स्टोरेज के लिए और दूसरा है मैप रेड्यूस यानी कि प्रोसेसिंग के लिए। यह फ्रेमवर्क अपनी उच्च फॉल्ट टॉलरेंस के लिए जाना जाता है क्योंकि यह डेटा की कई कॉपी सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है आपका कि एचडीएफएस में कौन सा घटक डेटा प्रतिकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है? डेंटल 2025 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नाम नोड यानी कि नेम नोड। एचडीएफएस यानी कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में नेम नोड पूरा सिस्टम का मास्टर नोड होता है। यह सभी फाइल सिस्टम के मेटा डेटा को प्रबंधित करता है, यानी कौन सी फाइल किस ब्लॉक में है इसकी सारी जानकारी नेम नोड के पास होती है। यही वह घटक है जो यह सुनिश्चित करता है कि डेटा की उचित प्रतिकृति हो रही है और डेटा ब्लॉक सुरक्षित है।
यह स्लेव नोड्स यानी कि डेटा नोड्स को निर्देश देता है और उनके कार्यों की निगरानी करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा डेटा प्रसंस्करण की विश्वसनीयता है। असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए सत्यता। बिग डेटा के प्रमुख पहलुओं में वेरोसिटी का अर्थ डेटा की सत्यता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से है। अगर किसी सिस्टम में करोड़ों डेटा पॉइंट्स हैं लेकिन वे विश्वसनीयता का या सत्य नहीं है तो उस डेटा के विश्लेषण का कोई फायदा नहीं होता। डेटा प्रसंस्करण यानी कि डेटा प्रोसेसिंग में उच्च वेरासिटी या सुनिश्चित करती है कि परिणाम सटीक और निर्णय लेने योग्य हैं। अन्य वीज जैसे वॉल्यूम, आयतन, वेलोसिटी, गति और वैरायटी डेटा के प्रकार और प्रवाह से जुड़े हैं, जबकि वेरोसिटी डेटा के भरोसे से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए एसडीएफएस। एसडीएफएस यानी कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम विशेष रूप से बिग डेटा की दुनिया में उच्च स्केलेबिलिटी विस्तार क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। एसडीएफसी की सबसे बड़ी खासियत इसकी फॉल्ट टॉलरेंस है। यह सुनिश्चित करता है कि हार्डवेयर फेल होने पर भी डेटा नष्ट ना हो। यह स्वचालित रूप से डेटा ब्लॉक की गई कि कई प्रतिकृतियां आमतौर पर 3 कॉपी अलग अलग कंप्यूटर पर सेव कर लेता है। यदि कोई एक नोड खराब भी हो जाए तो सिस्टम किसी अन्य नोड से डेटा प्राप्त करके बिना रुके काम करता रहता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक स्वास्थ्य देखभाल संगठन को विभागों के बीच संवेदनशील रोगी डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित तरीका है। जूनियर फूड एनालिस्ट 2025 का प्रश्न है। इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन पढ़ें इसका तो अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू शेयर सेंसिटिव पेशेंट डेटा सिक्योरली बिटवीन डिपार्टमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिक्योर मेथड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन डी है कि सुरक्षित और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो मुख्य रूप से ब्लॉकचेन पर आधारित है। यूज ब्लॉकचेन फॉर सिक्योर एंड इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, तो कई बार मैंने ब्लॉकचेन के बारे में आपको बताया है, एक बार फिर बताता हूँ। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड और अत्यधिक सुरक्षित डिजिटल लेजर प्रणाली है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में मरीजों का डेटा बहुत संवेदनशील होता है। ब्लॉकचेन में एक बार दर्ज किया गया डेटा अपरिवर्तनीय होता है यानी कि इम्यूटेबल होता है, यानी उसे कोई हैकर बदल या मिटा नहीं सकता। यह डेटा को एनक्रिप्ट करके एक सुरक्षित नेटवर्क पर साझा करने की अनुमति देता है जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। ईमेल और पब्लिक क्लाउड जो हैं वो हैकिंग और डेटा लीक के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिए वो काम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा रिक्त स्थान भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया ये आपसे पूछा गया है। जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका जावा। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का मुख्य कोड बेस बड़े पैमाने पर जावा प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। जावा की राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार लिखें और कहीं पर भी चलाएं, खूबी हडूप को विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलाने में मदद करती है। हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा जावा में है, फिर भी इसमें कुछ विशिष्ट कार्यों जैसे मूल कोड और कमांड लाइन उपयोगिताओं के लिए सी भाषा और शेल स्क्रिप्ट का उपयोग भी किया गया है। जावा आधारित होने के कारण ही हडूप की कम्युनिटी बहुत बड़ी और मजबूत है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रवर्तन कांस्टेबल पेपर 2025 से कि बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, डेटा इनपुट, फिर उसका अब्स्ट्रक्शन, फिर उसका जनरलाइजेशन यानी कि डेटा इनपुट को अमूर्तन करना और सामान्यीकरण करना। मशीन लर्निंग की प्रक्रिया का सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण डेटा इनपुट होता है जहां मॉडल को भारी मात्रा में डेटा प्रदान किया जाता है। इसके बाद अब्स्ट्रक्शन का चरण आता है। इस चरण में मॉडल कच्चे डेटा में से महत्वपूर्ण पैटर्न्स, फीचर्स और नियमों को समझकर उन्हें अलग निकालता है। फाइनल जो चरण होता है, अंतिम चरण, उसमें सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन का होता है। इसमें देखा जाता है कि ट्रेन किया गया मॉडल नए और अज्ञात डेटा पर कितनी सटीकता से काम कर सकता है।
इसलिए तार्किक रूप से सही क्रम डेटा का जो है वो इनपुट है, फिर उसका अब्स्ट्रक्शन है यानी कि अमूर्तन है, और फिर है अंत में सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो सूची वाला है, और ये बीपीओ 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग किससे होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, पोस्टमैन लर्निंग क्या है, और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, ये आपसे पूछा गया है। और लेबल किए गए डेटा के बिना अधिगम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में होती है। पर्यवेक्षित अधिगम यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है कि लेबल किए गए इनपुट आउटपुट युग्मों से अधिगम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है, ए का तीसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, यह हमेशा लेबल किए गए डेटा यानी कि इनपुट आउटपुट पेयर पर काम करता है। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, इसमें मशीन बिना लेबल वाले डेटा से खुद ही पैटर्न खोजती है, इसलिए बी मिलान आपका होगा। री लर्निंग क्या है, सुदृढ़ीकरण अधिगम क्या है, ये रिवार्ड और पनिशमेंट के सिद्धांत पर काम करता है, जहां एजेंट खुद गलतियां करके सीखता है। और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, ये थोड़ा लेवल किए गए हैं और बहुत सारे अनेबल डेटा के मिश्रण का उपयोग करता है, इसलिए डी का मिलान चौथा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कथन निष्कर्ष पर आधारित है, कथन कारण पर, और ये मंडी सचिव 2025 में पूछा गया प्रश्न है। कथन है कि सुदृढ़ीकरण यानी कि री लर्निंग सीखने में एजेंट परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से इष्टतम व्यवहार सीखते हैं। अब इतनी शुद्ध हिंदी तो आपके काम की है नहीं, तो इंग्लिश पढ़ता हूं मैं कंप्यूटर में। री लर्निंग इन्वॉल्व्स एजेंट्स लर्निंग ऑप्टिमल बिहेवियर्स थ्रू ट्रायल एंड एरर। रीजन दिया गया है कि री लर्निंग एल्गोरिथम्स रिलाई स्लोली ऑन सुपरवाइज्ड लेवल प्रोवाइडेड बाय एन इंस्ट्रक्टर। हिंदी है इसका कि सुदृढ़ीकरण सीखने के लिए एल्गोरिथम पूरी तरह से एक प्रशिक्षक द्वारा प्रदान किए गए पर्यवेक्षित लेवल पर निर्भर करती है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ये आपसे पूछा गया है, और सही उत्तर है आपका कथन सही है, लेकिन कारण गलत है। कारण क्यों गलत है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि री जो लर्निंग है वो पर्यवेक्षित लेवल पर निर्भर नहीं करती, लेवल वाली प्रणाली सुपरवाइज्ड लर्निंग का हिस्सा होती है। री लर्निंग में कोई इंस्ट्रक्टर सीधे तौर पर यह नहीं बताता कि क्या सही है, एजेंट खुद अपने अनुभव से सीखता है। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, मंडी सचिव का प्रश्न है, और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। असामान्य पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करके जो साइबर खतरों का संकेत दे सकते हैं। ठीक है, ये सही है। साइबर सुरक्षा की दुनिया में हर दिन नए प्रकार के हमले होते हैं, जिन्हें पकड़ने में पारंपरिक नियम प्रणालियां अक्सर विफल हो जाती हैं। यहीं पर मशीन लर्निंग बहुत काम आती है। एमएल जो है, मशीन लर्निंग, बड़े नेटवर्क डेटा को तेजी से स्कैन कर सकता है और किसी भी अप्रत्याशित असामान्य गतिविधि को पकड़ सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि ट्रांसफर लर्निंग के संदर्भ में किसी पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को किसी नए संबंधित कार्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसफर लर्निंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग अ प्री ट्रेन्ड मॉडल टू अ न्यू रिलेटेड टास्क कॉल्ड। स्टोर कीपर 2025 का प्रश्न है, और सही उत्तर है आपका फाइन ट्यूनिंग। ट्रांसफर लर्निंग मशीन लर्निंग की एक लोकप्रिय तकनीकी है, जिसमें एक कार्य के लिए सीखे गए ज्ञान का उपयोग किसी दूसरे संबंधित कार्य के लिए किया जाता है। जब हम किसी पहले से प्री ट्रेन्ड मॉडल को लेते हैं, उसे अपनी किसी विशिष्ट और नए कार्य के लिए थोड़ा डेटा के साथ दोबारा ट्रेन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है। फाइन ट्यूनिंग से मॉडल को हमारे नए कार्य की बारीकियों को समझने में मदद मिलती है, और यह शून्य से शुरू करने की तुलना में बहुत समय बचाता है। इससे कम डेटा होने के बावजूद भी मॉडल का प्रदर्शन काफी बेहतर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मशीन लर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जूनियर एनालिस्ट ड्रग 2025 का क्वेश्चन है, और सत्य कथन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उपसमूह है। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा से अपने आप सीखने और अनुभव के आधार पर खुद को बेहतर बनाने की क्षमता देती है। अब बाकी कथन गलत क्यों हैं, ये आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस फ्रेमवर्क का
व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? Which framework is widely used for developing machine learning models? डेंटल 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल बनाने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। इसे गूगल और गूगल ब्रेन टीम द्वारा विकसित किया गया था। यह मुख्य रूप से न्यूरल नेटवर्क बनाने और जटिल गणितीय गणनाओं को आसानी से हल करने में माहिर है। अन्य विकल्प जैसे ओरेकल, मोंगोडीबी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जबकि विजुअल बेसिक एक पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन है आपका, डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं के भाव विश्लेषण में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कार्यों के लिए कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे प्रभावी है? यह भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। Which machine learning model is most effective for natural language processing task in sentiment analysis of digital financial reviews? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTM। वित्तीय समीक्षाओं और टेक्स्ट डेटा को सेंटीमेंट एनालिसिस करने के लिए LSTM मॉडल सबसे अधिक प्रभावी और सटीक माना जाता है। LSTM एक प्रकार का रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है जो क्रमबद्ध डेटा को याद रखने में बहुत सक्षम होता है। किसी वाक्य का सही अर्थ समझने के लिए पिछले शब्दों के संदर्भ को याद रखना जरूरी होता है। LSTM की मुख्य ताकत यही है। निर्णय वृक्ष यानी कि डिसीजन ट्रीज या कैनन जैसे जटिल और क्रमबद्ध भाषाई पैटर्न को समझने में LSTM जितने सक्षम नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मशीन लर्निंग में रिक्त स्थान शामिल है जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है। असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग मुख्य रूप से उन एल्गोरिथम का एक समूह है जो बड़े पैमाने के डेटा से सीखते हैं और खुद को अपडेट करते हैं। ये एल्गोरिथम डेटा के भीतर छिपे हुए पैटर्न्स और संबंधों को खोजने का काम करते हैं ताकि वे किसी नए डेटा पर सटीक निर्णय ले सकें। यही कारण है कि हम मशीन लर्निंग में कंप्यूटर को मैनुअल रूप से प्रोग्राम नहीं करते, बल्कि डेटा और एक उपयुक्त एल्गोरिथम देकर उसे खुद सीखने के लिए छोड़ देते हैं। विभिन्न कार्यों जैसे वर्गीकरण, क्लस्टरिंग के लिए अलग अलग प्रकार की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि के मीन्स एल्गोरिथम एक रिक्त स्थान एल्गोरिथम है। यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। के मीन्स एक बहुत ही लोकप्रिय अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन है। अनसुपरवाइज्ड होने का अर्थ है कि इस एल्गोरिथम को बिना किसी पहले से लेबल किए गए डेटा पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। के मीन्स मुख्य रूप से क्लस्टरिंग का काम करता है, यानी यह मिलती जुलती विशेषताओं वाले डेटा को के अलग अलग समूहों में विभाजित कर देता है। ग्राहक विभाजन और इमेज कंप्रेशन में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यवेक्षित और अपर्यवेक्षित अधिगम लर्निंग के बीच मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? 2025 का क्वेश्चन है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। सुपरवाइज्ड लर्निंग यूजेस लेबल्ड डेटा और व्हाइल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूजेस अनलेबल्ड डेटा। कई बार मैं अभी आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मशीन लर्निंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मशीन लर्निंग आर ट्रू? जूनियर फूड एनालिस्ट 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही। सुपरवाइज्ड लर्निंग एक लेवल के लिए डेटा की आवश्यकता होती है, सही बात है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जो पैटर्न होते हैं वो नहीं, वो स्वयं उसकी पहचान करती है। तीसरा है कि इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग में पुरस्कार या दंड के माध्यम से प्रतिपुष्टि शामिल होती है। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का उपयोग स्मॉल लेवल वाले डेटा और बहुत अधिक अनलेबल डेटा के संयोजन से किया जाता है, केवल बड़े लेवल वाले डेटा सेट के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आईओटी आर्किटेक्चर में आईओटी गेटवे मुख्य रूप में ब्लैंक स्पेस और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सेंसर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर में आईओटी गेटवे एक बेहद महत्वपूर्ण नेटवर्किंग डिवाइस होती है। इसका मुख्य कार्य फील्ड में लगे सेंसर या डिवाइस और दूर स्थित क्लाउड सर्वर के बीच एक ब्रिज की तरह काम करना, एक सेतु की तरह काम करना।
गेटवे सेंसरों से भारी मात्रा में कच्चा डेटा प्राप्त करता है, इसे उसे स्थानीय स्तर पर थोड़ा प्रोसेस करता है और फिर सुरक्षित रूप से क्लाउड तक भेजता है। यह विभिन्न संचार प्रोटोकॉल जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई का अनुवाद करके सेंसर और इंटरनेट के बीच बेहतर संचार स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आईओटी का विस्तार करें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईआईओटी का पूछा है। तो इनएक्टिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंपॉर्टेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंडस्ट्रियल इंटरनेट थिंग्स या इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यूपी ट्रिपल एससी प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आईओटी का ही एक विशेष और उन्नत संस्करण है। इस तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्रों, विनिर्माण संयंत्रों और बड़े कारखानों में किया जाता है। इसमें औद्योगिक मशीनों, सेंसर और उपकरणों को इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। आईआईओटी डेटा का रियल टाइम विश्लेषण होता है और जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है, मशीनों के खराब होने की भविष्यवाणी की जा सकती है और औद्योगिक प्रक्रियाएं स्मार्ट व ऑटोमेटिक बनती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि डेटा संचारित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है। यूपी ट्रिपल एससी एक्सरे टेक्नीशियन 2024 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी तरंगों का। ब्लूटूथ तकनीक कम दूरी पर वायरलेस तरीके से डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी तरंगों का उपयोग करती है। यह मुख्य रूप से 2.4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति बैंड पर कार्य करता है, जिसे आईएसएम बैंड कहा जाता है। रेडियो तरंगों की विशेषता यह है कि यह बिना किसी तार के और दीवारों के पार भी सिग्नल भेज सकती है, जबकि इंफ्रारेड तरंगों को सीधी लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है, जैसे टीवी रिमोट में, इसलिए ब्लूटूथ ज़्यादा सुविधाजनक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी संचार तकनीकी अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे आईओटी अनुप्रयोगों में लोकप्रिय बनाती है। सही उत्तर है आपका लो रावैन। लो रावैन का पूर्ण रूप है लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। इस विशेष तौर पर आईओटी उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे विशेष तौर पर आईओटी उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें बैटरी पर लंबे समय तक चलना होता है और लंबी दूरी तक वायरलेस डेटा भेजना होता है। ब्लूटूथ और वाईफाई कम दूरी और उच्च बिजली खपत के लिए जाने जाते हैं, इसलिए वे दूरस्थ आईओटी सेंसर के लिए उपयुक्त नहीं है। स्मार्ट कृषि, दूरस्थ पर्यावरण निगरानी और एसेट ट्रैकिंग जैसे आईओटी अनुप्रयोगों को में लो रावैन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे गेमिंग और संवर्धित वास्तविकता ऑगमेंटेड रियलिटी के अनुप्रयोगों को बढ़ाया जा सके। स्टोर कीपर एग्जाम 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका जायरोस्कोप। जायरोस्कोप एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेंसर है जिसका उपयोग स्मार्टफोन में किसी वस्तु के घूर्णन और कोणीय वेग की सटीकता मापने के लिए किया जाता है। यही वह सेंसर है जिसकी मदद से हम रेसिंग गेम खेल सकते हैं, जो रेसिंग गेम होते हैं, और फोन को घुमाकर गाड़ी को नियंत्रित कर पाते हैं। यह ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी अनुप्रयोगों में 3D स्थान को पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो काम फोन कॉल के दौरान कान और स्क्रीन के बीच की दूरी मापना है, जबकि जायरोस्कोप गति और रोटेशन पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में RFID का अर्थ क्या है। आई टेस्टिंग ऑफिसर 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया में RFID का पूर्ण रूप है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यह एक बेतार तकनीकी है, यानी कि वायरलेस है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं, जानवरों या व्यक्तियों की पहचान और उन्हें ट्रैक करने में मदद करती है। एक RFID सिस्टम में दो मुख्य हिस्से होते हैं, एक टैग जिसमें जानकारी होती है और एक रीडर जो रेडियो तरंगों के माध्यम से टैग को पढ़ता है। इसका व्यापक उपयोग टोल प्लाजा जैसे फास्टैग, वेयर हाउस में इन्वेंट्री प्रबंधन और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्रदान किया गया है। विच ऑफ दीज IoT प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाई अमेजन। तो सही उत्तर है यहां पर आपका ऑप्शन बी, AWS।
AWS अमेजन वेब सर्विस अमेजन की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है और इसी के अंतर्गत IoT उपकरणों के लिए AWS IoT कोर प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। यह प्लेटफॉर्म अरबों IoT उपकरणों, सेंसर्स, मशीन्स को इंटरनेट से और AWS से क्लाउड से सुरक्षित रूप से जोड़ने की सुविधा देता है। AWS IoT कोर उपकरणों से आने वाला डेटा को रूट करने और प्रोसेस करने और उन पर त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम है। अजूरे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल क्लाउड गूगल का है और वाटसन IBM का IoT प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन IoT डिवाइस? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, डेस्कटॉप कंप्यूटर IoT नहीं है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस वे रोजमर्रा की भौतिक वस्तुएं होती हैं जिनमें सेंसर और सॉफ्टवेयर लगे होते हैं ताकि वे इंटरनेट से जुड़कर डेटा का आदान प्रदान कर सकें। डेस्कटॉप कंप्यूटर को आमतौर पर IoT डिवाइस की श्रेणी में नहीं रखा जाता क्योंकि यह मुख्य रूप से एक सामान्य कंप्यूटिंग डिवाइस है जिस पर उपयोगकर्ता सीधे काम करता है। हाँ, डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग जरूर अन्य IoT उपकरणों जैसे स्मार्ट कैमरा, स्मार्ट थर्मोस्टेट को नियंत्रित करने या उनका डेटा देखने के लिए किया जा सकता है। फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट थर्मोस्टेट विशुद्ध रूप से IoT उपकरण हैं जो पर्यावरण से डेटा लेकर इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? UPSC जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ब्लूटूथ। IoT उपकरण को काम करने के लिए वायरलेस बिना तार के इंटरनेट या अन्य उपकरणों से जुड़ने की आवश्यकता होती है। दिए गए विकल्पों में फाइबर ऑप्टिक, USB और ईथरनेट वायर्ड संचार के माध्यम है, इसलिए ये वायरलेस की श्रेणी में नहीं आते। ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीकी है जिसका उपयोग आमतौर पर स्मार्ट घड़ियों, फिटनेस ट्रैकर्स और स्मार्ट होम उपकरणों को मोबाइल या हब जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ की कम बिजली खपत इसे छोटी बैटरी संचालित IoT उपकरणों के लिए बहुत अनुकूल बनाती है। तो ये रहे आपके 39 PYQs जो UPSC द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछे और आज के टॉपिक से रिलेटेड थे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का लगातार इंतजार रहता है। अच्छे से तैयारी करते रहिए, बहुत ही आसानी से आपके सारे काम हो जाएंगे और आपको सफलता भी बहुत जल्दी मिलेगी। देखिए, ये टॉपिक काफ़ी कठिन है। आप लगातार इसको पढ़ते हुए नहीं आए हैं तो आपके लिए और कठिन हो जाता है। अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है तो आपके लिए और कठिन हो जाता है। तो इस चीज़ को बस आपको बार-बार पढ़ना है और चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। जो भी कठिन चीज़ है वो 2-3 बार अगर पढ़ लिया जाए तो मोटी-मोटी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं कि किस प्रकार से क्या करना है। वीडियो को लाइक कर लिया होगा। रही बात आज के इस वीडियो की PDF की, तो हमारे YouTube क्लासेस की PDF के लिए 150 रुपए का एक YouTube चैनल है जिसकी सदस्यता आप लेकर YouTube क्लासेस की सभी PDFs प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम सब्जेक्ट वाइज ई बुक भी प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपके सभी सब्जेक्ट की हैं। जो 10 आपके मुख्य सब्जेक्ट हैं यूपी लेखपाल में थ्योरी सब्जेक्ट है, उनकी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड थ्योरी PDFs भी दी जा रही हैं। स्क्रीन पर उनके नाम और आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप ई-बुक PDF लिखकर भेज देंगे तो वो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।